Is my voice okay? Please give me a thumbs up. सबको आवाज आ रही है ना? All right. Thank you, Ji. So now, when the music was going on, तब हमारे पास स्क्रीन पे एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम है सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट? सो वी विल बी सीइंग आज की क्लास में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि जो हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, उस रेडियो एक्टिविटी में जो एनर्जी निकल रही थी उसके बारे में किसी भी साइंटिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और उस एनर्जी के निकलने की जो मिस्ट्री थी उसको क्लियर किया था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो एक बार दोबारा से हम इनको वापस लेके आएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी में चल क्या रहा है। अभी तक हमने देखा है रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ लार्जर अनस्टेबल न्यूक्लियाई। वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन जाता है ना। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो बड़ा वाला होता है, द लार्ज न्यूक्लियाई, इट इज अनस्टेबल एंड द स्मॉलर वंस आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। और इस रेडियो एक्टिविटी के पूरे प्रोसेस में देयर इज एमिशन ऑफ सम पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और समटाइम्स गामा रेज। इसमें अलग अलग तरह की वी हैव एमिशंस हैपनिंग व्हेन रेडियो एक्टिविटी हैपेंस। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल होते किस तरह के हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अल्फा पार्टिकल्स। एक बार रिवाइज कर रहे हैं कल वाली क्लास। सो अल्फा पार्टिकल is basically the nucleus of helium. न्यूक्लियस ऑफ हीलियम मतलब हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, मतलब कि हीलियम को मैं एक पॉजिटिव चार्ज दे दूं, फिर एक और पॉजिटिव चार्ज दे दूं, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम एटम, और इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। अब कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ न्यूक्लियाइड व्हिच इज एक्स, दिस इज एनी रैंडम एग्जांपल, ठीक है? ये कोई एलिमेंट नहीं है जिसका नाम एक्स है, ये रैंडम एग्जांपल है एक्स। इसका एटॉमिक नंबर अगर z है और इसका मास नंबर अगर a है, and if this guy releases an alpha particle, we know alpha particle has two number of protons and two number of neutrons, so total mass is 4, total protons is 2। तो उसके बाद जो हमारे पास निकलेगा यहाँ पे y, this y should have atomic number, this is z, this is 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, z minus 2, z minus 2 plus 2 gives equal to z। यहाँ पे मास नंबर था a और मास नंबर इसका अल्फा पार्टिकल का 4, तो मतलब यहाँ पे मास नंबर कितना आ जाएगा, a माइनस 4। ये हमने कल तक कहानी पढ़ी है, लेकिन अब थोड़ा सा मैं एडवांस्ड आगे लेके जा रहा हूं पूरे टॉपिक को। एक बार चेक करें कि कौन से वो पार्टिकल्स होंगे जो ये अल्फा पार्टिकल एमिशन करेंगे। तो अपनी स्टेबिलिटी बेल्ट पे एक बार मैं दोबारा से आ रहा हूं। रिमेंबर देयर वाज अ स्टेबिलिटी बेल्ट कि यहाँ पे वी हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स। So we have number of neutrons and protons. When atomic number is less than 20, till 20 atomic number, I want the stability belt to be a straight line. This is 20, this is 20. That my ratio of neutrons to protons should be equal to 1. लेकिन इसके बाद I want the ratio of neutron to proton between 1 and 1.6. इसको हम बोलते हैं stability belt. इसके जो ऊपर न्यूक्लियसेस होंगे यहाँ पे, these nuclei and these nuclei, all of these nuclei will be unstable. This is the stability belt. All of the nuclei which lie on the stability belt are the stable nuclei. लेकिन इसके ऊपर जो nuclei होंगे वो भी unstable होंगे, इसके जो नीचे nuclei होंगे वो भी unstable होंगे। किसी में प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, किसी में न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे। हम चेक करें किसमें क्या ज्यादा है। सो जो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे एटम्स हैं, जो स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे न्यूक्लियस हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे जो न्यूक्लियाई हैं, उनमें प्रोटॉन्स थोड़े ज्यादा हैं। इफ यू सी व्हेन वी गो टू द राइट, राइट को हम ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन ऊपर हम उतना नहीं जा रहे। सो फॉर अ न्यूक्लियस लाइक दिस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मच मोर देन
द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसीलिए ये अनस्टेबल है। एंड जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर हैं एटम्स, अब ऊपर क्या हो रहा है, हम आगे थोड़ा कम जा रहे हैं, प्रोटॉन्स की तरफ थोड़ा हम कम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे इफ यू सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मच मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दिस पॉइंट प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स बहुत कम है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर वाले एटम्स हैं, इसमें क्या हो रहा होगा, माय न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो मस्ट हैव बीन मोर देन 1.6, इसीलिए ये स्टेबल शायद नहीं है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बहुत ज्यादा हो रही होगी, इसलिए शायद ये स्टेबल नहीं है। और नीचे वाले इसमें क्या हो रहा होगा, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो वुड बी मच लेस देन 1। यही कारण होगा ना कि ये अनस्टेबल है। और यहां बीच बीच में स्टेबिलिटी बेल्ट पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी मेरे पास स्टेबिलिटी की। मान लो कोई भी हम एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से वी टेक एनीथिंग, यू नो, लेट्स से वी टेक कोबाल्ट। सो दिस गाय, इसकी एक से लेके फ्रॉम 1 टू 1.6 एक पर्टिकुलर रेशियो होगी कोबाल्ट में, दैट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन्स शुड बी वन पर्टिकुलर नंबर, लेट्स से 1.4। कोबाल्ट के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज 1.4, जहां पे ये स्टेबल होगा। अगर इससे कम होगी रेशियो, then this cobalt nuclide will lie somewhere below the belt. अगर ये रेशियो 1.4 से ज्यादा हो गई, then this cobalt will lie above the stability belt. हम वापस आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ। अल्फा पार्टिकल का एमिशन होने का मतलब क्या है, एटम मेरा कहां पे होगा। अल्फा पार्टिकल का मतलब हम प्रोटॉन्स को छोड़ रहे हैं। प्रोटॉन्स को छोड़ने का मतलब क्या है, ऑलरेडी जो प्रोटॉन्स हैं वो थोड़े से ज्यादा होंगे मेरे पास। और प्रोटॉन्स ज्यादा कहां पे होते हैं, नीचे वाली बेल्ट में। स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे हमारे पास प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं ना, प्रोटॉन्स इज मोर देन द न्यूट्रॉन्स। दैट मींस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे जो सारे एटम्स हैं, ये एटम्स मेजरली क्या करते होंगे, दे वुड डू अल्फा पार्टिकल एमिशन। दीज पार्टिकल्स विल डू अल्फा एमिशन। समझ आया, अल्फा एमिशन क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन्स थोड़े से ज्यादा हैं। क्योंकि थोड़े से प्रोटॉन्स इनके पास ज्यादा हैं, इसलिए ये अपना न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज प्लीज गिव मी अ थम्स अप, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? किस किस को समझ आई ये चीज? नाउ अब तुम्हें लग रहा होगा, ठीक है, तुम में से किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि यार देखो, अल्फा पार्टिकल जो है उसके पास दो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स भी दो ही हैं। मास नंबर इज 4 and number of neutrons is equal to 4 minus 2 which is also equal to 2. अब तुम सोच रहे होगे कि यार दो ही तो हैं, दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं, तो रेशो वेशो कैसे चेंज होगी। लेकिन रेशो चेंज हो रही है। रेशो को हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो थोड़ी सी बढ़ रही है। चेक करके देखें, कोई पार्टिकल पता है जो अल्फा एमिशन करता है। यूरेनियम करता है ना, कल हमने यूरेनियम की एग्जांपल देखी थी। यूरेनियम अल्फा पार्टिकल एमिशन करता है। यूरेनियम की बात करते हैं अपन। सो वी हैव यूरेनियम, this is 92 and this is 238. 92 238 ये रेडियो एक्टिविटी करके एक अल्फा पार्टिकल को छोड़ देता है। यहाँ पे दो होता है, यहाँ पे चार होता है। उसके बाद एक थोरियम बन जाता है, इसका एटॉमिक नंबर इज 90 एंड यहाँ पे वी हैव 234। एक बार चेक करके देखिए इसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कितनी होगी। यहाँ पे वी हैव 92 प्रोटॉन्स एंड 238 मास नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 238 minus 92. Okay, how much is this? 23 minus 9 is equal to 146. 146. So the number of neutrons, radioactivity होने से पहले number of neutrons is 146 divided by 92. So neutrons to proton ratio is equal to 146 divided by 92. Okay, एक बार इसको दो से काटते हैं, सिंपल अपना 73 divided by 46. Okay, anybody with a calculator, can you help me out with this? 73 divided by 46 कितनी आती है ये एग्जैक्ट रेशियो?
73 by 46. 1.58. All right. So this Around ratio, 1.59. ठीक है. 1.59. Okay, this ratio is 1.59. ओके, यूरेनियम के लिए ये रेशियो आ रही है 1.59 और हमें पता है कि ये जो यूरेनियम है ये स्टेबल है, इसका मतलब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो यूरेनियम की ये सेट नहीं बैठ रही होगी. और अब ये कर क्या रहा है, ये अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर रहा है. अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर रहा है मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जो रेशियो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. हम चेक करें क्या सच में बढ़ रही है कि नहीं. थोरियम बना लिया इसने, यूरेनियम ने अपने आप को छोटा करके थोरियम बना लिया. दिस इज 90 और इसका मास नंबर इज 234. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए इसमें कितने हो जाएंगे. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 234 minus 90 which is equal to 4 and कितना हो जाएगा ये 23 minus 9 is equal to 144. Number of neutrons is 144 and number of protons is equal to 90. एक बार रेशियो निकाल के देखें. Ratio of neutron by proton is equal to 144 divided by 90. So this should be equal to 9 ones are 9. हमारे पास रह गया 54 and this is how much exact value 1.6. 1.6. So if you look at this, neutron to proton ratio यहाँ पे थी 1.59 and neutron to proton ratio is 1.6. पहले न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इसकी कम थी, इसने अल्फा पार्टिकल को छोड़ा, अल्फा पार्टिकल को छोड़ के अपनी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो थोड़ी सी बढ़ा ली ताकि ये स्टेबिलिटी बेल्ट के थोड़ा सा पास पहुंच जाए. देखने में तुम्हें ऐसे लग सकता है कि यार देखो दो प्रोटॉन छोड़े हैं, दो इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो पे, लेकिन रेशियो पे फर्क पड़ता है भाई. सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी चीज में 10 न्यूट्रॉन्स हैं और उसमें 4 प्रोटॉन्स हैं, तो इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी 2.5, 10/4. अब मान लो इसने क्या किया, एक एक छोड़ दिया, एक प्रोटॉन छोड़ दिया, एक न्यूट्रॉन छोड़ दिया, कितना बच गया 9/3. कितना हो गया 3. न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो तो बढ़ा ली ना इसने. वही काम कर रहा है यूरेनियम. इसने अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया, बेल्ट के नीचे था, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो थोड़ी सी कम थी, अल्फा पार्टिकल को रिलीज करके अपने न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इसने बढ़ा ली ताकि ये स्टेबिलिटी बेल्ट के थोड़ा सा पास चला जाए. ठीक है जी. सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ दिस वाज ओके. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं ऐसी चीज. All right. So if this is all okay, please take a minute. जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ पूरे बोर्ड को, लिख लो इसको थोड़ा सा ना, कि कोई भी एटम जो होता है वो अल्फा पार्टिकल क्यों रिलीज करता है. तो दिस इज प्रोबेबली बिकॉज कि जो भी एटम होगा वो स्टेबिलिटी बेल्ट के थोड़ा सा नीचे होगा. स्टेबिलिटी बेल्ट के थोड़ा सा नीचे होने का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन जो उसकी रेशियो होगी, दिस रेशियो वुड बी लेस देन द डिजायर्ड रेशियो. तो वो अल्फा पार्टिकल को रिलीज करके अपनी रेशियो को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता है. दिस इज व्हाट इज अल्फा पार्टिकल एमिशन. ये मैं तुमको वीडियो भेज दूंगा. सो एवरी वीडियो जो भी हम क्लासेस कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द क्लास आई सेंड यू द वीडियो सो दैट यू कैन गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन. यस, तो जो भी अगर तुमको नोट्स बनाने हैं या फिर क्वेश्चंस को रिवाइज करना है या फिर आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सो इफ यू वांट टू गो थ्रू द क्वेश्चंस वंस अगेन यू कैन वॉच द वीडियो वंस अगेन. दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है जी. नाउ हमें अल्फा पार्टिकल एमिशन तो समझ में आ गया, लेकिन अल्फा पार्टिकल एमिशन में ना एक बड़ी अजीब सी चीज हो रही थी जो कि किसी को समझ में नहीं आ रही थी. यूरेनियम था हमारे पास, 92 था इसका एटॉमिक नंबर, 234 था इसका मास नंबर. इसने एक अल्फा पार्टिकल को एमिट किया 24 और यहां से बन गया थोरियम एंड 234. यहां तक तो मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा था, ये कैलकुलेशन तो समझ में आ रही है. 92 इज इक्वल टू 2 प्लस 90, 238 इज इक्वल टू 4 प्लस 334, 234. लेकिन एक जो चीज किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी वो थी एनर्जी. ये कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी.
बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी जब भी कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रहा था, और सारे साइंटिस्ट थोड़े से कंफ्यूज हो रखे थे कि यार ये एनर्जी आ कहां से रही है, लेकिन अंदर अंदर थोड़ा सा खुश भी हो रहे थे कि भाई ठीक है एनर्जी मिल रही है बढ़िया, हमको अब कहां से आया क्या मतलब है किसी को, है हमें तो एनर्जी की वैसे ही इतनी दिक्कत है। तुम देखो आजकल ये जो आजकल पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, और हर चीज जो महंगी हो रही है, बेसिकली तुम्हें लग रहा होगा दिस इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, दिस दैट, बट फंडामेंटली एनर्जी की शॉर्टेज है। सारी जो लड़ाइयां होती है दोनों दुनिया में आज तक, जो भी वर्ल्ड वॉर्स हुआ, ये सब हुआ, तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, बट फंडामेंटली अगर तुम बहुत बेसिक रूट पे जाके देखोगे, एनर्जी की शॉर्टेज है। हर बंदे को ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी की रिसोर्सेज जो लिमिटेड है। एक बार सोच के देखो, अनलिमिटेड एनर्जी होती है अगर दुनिया में, अनलिमिटेड पेट्रोल होता, अनलिमिटेड एलपीजी होती, अनलिमिटेड गैस होती, हर चीज हमारे पास अनलिमिटेड होती, तो कोई लड़ाई ना होती। और अगर लड़ाई ना होती, अलोंग विद लड़ाई कोई इकोनॉमिक्स भी ना होता, कोई शेयर मार्केट ना होती। तुम्हारी शेयर मार्केट चलती क्यों है? तुम क्रूड ऑयल पे जाके वहां पे पैसे लगाते हो, गोल्ड पे पैसे लगाते हो, हर चीज पे पैसे लगाते हो। फंडामेंटली ये सब क्या है? एनर्जी की शॉर्टेज है। तुम एनर्जी ट्रेड कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि हम किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बेसिकली हम एनर्जी के स्टॉक्स खरीद रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा इसको समझने में। सो फंडामेंटली ऑल द इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड is only because of there is energy shortage। और हमारे पास एनर्जी निकल रही थी फ्री फंड में। पहले तो नए नए हमने रेडियो एक्टिविटी सीखी, साइंटिस्ट ने पहली बार डिस्कवर किया, ठीक है। सो बैक्वेरल वाज अ गाय, उसने देखा कि यार रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो ऑलरेडी दिस गाय वाज एस्टोनिश्ड, और ऊपर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, तो मजे आ गए उनको। उन्हें उन्हें लगा कि यार हमें क्या मतलब कहां से आ रही है, लेकिन द माइंड इज इनक्यूजिटिव, उसको लगा कि यार देखे तो सही कहां से आ रही है एनर्जी, लेकिन किसी को पता नहीं चला ये एनर्जी कहां से आ रही है। फिर उन्होंने एक और चीज नोटिस की, उन्होंने देखा कि यार जब रिएक्शन हो रही है ना, तो इसका कुछ मास है। इसका मास किसकी वजह से है? ये 238 AMU, 238 AMU मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास मिला के 238 AMU। इसका मास हमने देखा 4 AMU, इसका मास हमने देखा 234 AMU। लेकिन ये तो हमने अप्रोक्सीमेट लिख दिया, हमें पता है ना न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, फिर यहाँ भी कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। जब हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखी ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखी, तो हमें पता चला कि जो पहले उसका मास था, इफ दिस इज द इनिशियल मास बिफोर द रेडियो एक्टिविटी दिस रिएक्शन हैपेंस, अगर ये पहले वाला मास है, एंड दिस इज द सम ऑफ द फाइनल मास, तो ये हमने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से देखा कि पहले वाला जो मास था वो थोड़ा सा ज्यादा था, बाद वाला मास थोड़ा सा कम आ रहा था, मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा मास का लॉस हो रहा है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि मास का लॉस हो रहा है। इससे पहले साइंटिस्ट हुए, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूटन वगैरह, द गाय फ्रॉम द लंदन। सो ये बंदा, इन्होंने जो सारी साइंस देखी कि कार आगे जा रही है, तुमने बॉल को मारा, ये कर दिया वो कर दिया, अलग अलग इक्वेशंस निकल के आ रही हैं, लॉज ऑफ मोशन आ रहे हैं, ग्रेविटेशन आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मास ही उड़ जा रहा है। मास नहीं कभी गया। इस मार्कर को मैं कितनी भी ज्यादा जोर से मार दूं दीवार पे, ये हो सकता है वहां पे लग के टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये गायब ही हो गया। मास नहीं कभी गायब हुआ ना। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये क्लासिकल मैकेनिक्स है साहब, इसमें यही सब होगा। दिस इज लाइक अ मैजिकल वर्ड। आज तक भी साइंटिस्ट को अच्छे तरीके से पता नहीं चला कि ये हो क्या रहा है। हमने इस्तेमाल करना सीख लिया इसको, न्यूक्लियर फिजिक्स को हमने इस्तेमाल करना सीख लिया है, लेकिन हमें प्रॉपरली अभी तक इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ नहीं आए, आज तक साइंटिस्ट को समझ नहीं आए। तो यहां पे हमने देखा कि थोड़ा सा एक मास हो रहा था, डेल्टा एम छूट रहा था, यहां पे मास था ज्यादा, यहां पे मास था कम। अब दो चीजें साथ साथ में हो रही हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ एक तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है बिना मतलब के, हमें समझ में नहीं आ रहा वो एनर्जी कहां से आ रही है, और फिर बिना मतलब के मास का लॉस हो रहा है। बिना मतलब के एनर्जी मिल रही है, बिना मतलब के मास का लॉस हो रहा है। तो अब क्या तुमको किसी इंसान की याद आ रही है दोबारा से? सो दिस इज द गाय
who gave us the relationship, इन्होंने बताया कि ये जो मास है वो कभी कभी अपने आप को डिसॉल्व करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बड़ी अजीब सी बात बोल दी इन्होंने, उस टाइम पे सारे साइंटिस्ट ऐसे मजाक उड़ा रहे थे जब इन्होंने पहली बार बोला था ना। अब आजकल हम इनको बोलते हैं कि भाई नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन उस टाइम पे जब इन्होंने बोला था, दिस इज 1900s, तब all the other scientists, those who were working on atomic physics and modern physics, they were like, what the heck man, I mean, मास को तुम क्या बोल रहे हो कि मास डिसॉल्व होके एनर्जी दे देगा, कैसे? करके दिखाओ। ये लो जी, एक 1 किलो कोयला दे दिया, और ऊपर से भाई साहब बोल क्या रहे थे, बोले एनर्जी जो देगा ना दैट वुड बी mc²। समझ रहे हो क्या बोल दिया इन्होंने? बाकी साइंटिस्ट ने बोला ठीक है mc² ना, लो बेटा ये लो 1 किलो कोयला, 1 किलो कोयला ले लो, तुम्हारे हिसाब से कितनी एनर्जी निकलेगी? 1 किलो मास इंटू सी, ये बोल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, कैन यू इमेजिन? 3 इंटू 10⁻⁸ एक बार दोबारा से 3 इंटू 10⁻⁸। ये बोले कि 1 किलो कोयला अगर तुम मेरे को दे दो तो मैं तुमको 9 इंटू 10⁻16 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करके दे दूंगा। ये पता है कितनी एनर्जी है? तुम एक पूरा दिल्ली जगमगा सकते हो, पूरी लाइट्स लगा सकते हो 1 हफ्ते के लिए, इतनी ज्यादा एनर्जी बन गई है। और ये बोल रहे हैं कि मैं इसको बना दूंगा। सो ऑल द साइंटिस्ट्स वर मेकिंग फन ऑफ इट। वो बोले ये लो जी 1 किलो कोयला बना के दिखाओ, इतनी एनर्जी बना दो। अगर तुमने ये कर दिया फिर तो वो सपना पूरा हो जाएगा ना अरविंद केजरीवाल जी का, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला। लेकिन इतनी एनर्जी बनती नहीं, तो उस टाइम पे इनके पास वो जवाब था नहीं कि ये इतनी एनर्जी कैसे बनेगी। लेकिन ये बोले कि मेरे को फीलिंग आ रही है जी बनेगी, कुछ ना कुछ करके बनेगी। ये वो समय था जब अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, किसी को पता नहीं था कि न्यूट्रॉन होता क्या है। बाद में एक साइंटिस्ट आए चैडविक, यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट। उन्होंने जब न्यूट्रॉन डिस्कवर किया तब इन्होंने बुलाया सबको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब बताता हूँ E=mc² होता क्या है। ये जिस एनर्जी की बात कर रहे थे, ये न्यूक्लियस के एनर्जी की बात करते थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो ये डेल्टा एम होता है, कि अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई मास गायब हो रहा है, और ये मास ना कभी 1 किलो में नहीं गायब होता, ये मास हमेशा गायब होता है 0.001 AMU। समझ रहे हो कितना मास गायब हुआ? 0.001 इंटू AMU, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। बहुत कम मास गायब होता है जिसकी वजह से बहुत कम एनर्जी बनती है, लेकिन रिलेटिवली हमें काफी ज्यादा लगती है वो एनर्जी भी, क्योंकि सी का स्क्वायर है डूड। इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। सी का स्क्वायर मतलब इट्स अ बिग बिग नंबर, 10⁻16। तो मास डिफेक्ट भी कभी ऐसा नहीं होगा कि मास डिफेक्ट के यहाँ पे मान लो यूरेनियम लिया तुमने 5 किलो और थोरियम बना 4 ही किलो, और यहाँ पे 1 किलो का मास डिफेक्ट हो गया, ऐसे कभी मास डिफेक्ट नहीं होता। मास डिफेक्ट होता है हमेशा एक छोटी सी वैल्यू की मास डिफेक्ट होता है, और उस पे हम लगाते हैं E=Δm इंटू c²। थोड़ी सी एनर्जी वहां से बन के आती है। अब लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये जो एनर्जी थी, ये एनर्जी निकल कहां से रही थी? एनर्जी निकल रही थी ये जो मास का लॉस हुआ, मास डिफेक्ट की वजह से यहां पे एनर्जी बन रही थी। ठीक है जी। तो एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है? अगली वाली चीज करने से पहले just take a while, note it down। हम फिर उसके बाद समझेंगे कि जब ये इक्वेशन बनी तो क्या मोमेंटम वगैरह, काइनेटिक एनर्जी, कुछ कंजर्वेशन वगैरह हुआ, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बड़ा मजा आएगा तुमको। एक बार नोट कर लो इसको, ठीक है? या फिर एक काम करते हैं, इसको तुम नोट कर लो, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, इसका ही हम एक एग्जाम्पल करते हैं। जस्ट नोट इट डाउन। Please give me a thumbs up when you're done. All right, Ridhima, thank you। ठीक है जी। तो ये होता है मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट से बनती है एनर्जी। तुम अपने नोट्स वोट्स खुद बना लेना यार। तो नोट्स में तुम्हें क्या लिखना है कि मास डिफेक्ट होता क्या है? मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस ऑफ द मास of the particles before the radioactive reaction and after the radioactive reaction। तो वो जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। और ये बहुत सारी एनर्जी कहां से निकल के आती है? दैट मास डिफेक्ट जो हमारा रेडियो एक्टिव रिएक्शन में निकल के आया, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दिस इज हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन।
and this is a lot of energy, mind you. Hiroshima, Nagasaki तुमको याद होगा. This is a lot of energy. Now let's do a very simple question of this mass effect. तो तुम्हारे पास एक अल्फा एमिशन रेडियो एक्टिव रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम का एक एग्जैक्ट मास तुमको दे रखा है, फिर थोरियम का एग्जैक्ट मास दे रखा है, अल्फा पार्टिकल का एग्जैक्ट मास दे रखा है, और तुमको बताना है, just do the A part, okay? What is the amount of heat released in this process? Let me also give you a timer on this, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे. तो तुम्हारे पास है 3 मिनट. 3 मिनट सही है? So let's say you have 3 minutes for this. How to bring it on? Yeah. Now, अब इसमें तुम approximation नहीं कर सकते, ये तुमको exact ही करना पड़ेगा. Sir, I'm getting 72.0882 into 10 to the power 16. वो hold on, Prisha, दोबारा से Heat. बोलना, दोबारा से बोलना, कितनी आ गई heat? 70? 72.0882 हाँ जी. into 10 to the power 16 ये किस में आ गई है ये? joules. एक काम कर दो यार, अगर तुम्हारा आंसर जूल में आ रहा है ना किसी का भी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, तो बेटर रहेगा मेरे लिए. या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू डिवाइड दिस विद ई. You divide this with 1.6 into 10 raised to the power minus 19, and you can write an EV here. Just try to do this. देखना कितना आ रहा है. और मुझे I don't know why गलत लग रहा है मेरे को. Okay, and the alpha particle is 4.002. Prisha, I think you forgot to add 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kgs. This all these masses are in AMU, not kgs or grams. Okay. Yep. Chalo ji, looks like we don't have any answer for this. करके देखें एक बार कितना होगा. Yep. Okay, so पहले उसका masses 238.0508. बाद में masses 234.043 and alpha particle ka mass is 4.002. So mass initial is equal to 238.0508. Mass final is equal to 234.043 plus 4.002, which should give me 238.045. ठीक है जी, सबका ये आ रहा है? प्लीज कीप करेक्टिंग मी, हो सकता है मैं कुछ ना कुछ गलत कर दूं. सो दिस इज 238.0450. मास डिफेक्ट देख लें कितना आ जाएगा. मास डिफेक्ट इज डेल्टा m, which is equal to 238.0508 minus 238.0450.
दिस इज इक्वल टू 238 में से 238 निकल जाएगा, ये बन जाएगा 0 पॉइंट, ओके करें इसको, 0.0508 में से मेरे को निकालना है 0.0450. This should give me 8500. So this gives me 0.0058 AMU. Please verify your answers. Mass defect आ गया मेरे पास 0.0058 AMU. Give me a thumbs up. किस किस का सही है? मास डिफेक्ट, एनर्जी हम निकालेंगे अभी बाद में. वेरी गुड कशिश, Pridhima, very good. Mass defect is 0.0058 AMU. लेकिन ये तो डूड AMU में है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको किस चीज में, केजी में. तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 0.0058 into 1 AMU is equal to 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kgs. This is my mass defect. So my energy should be equal to mass defect into c square. And this should be equal to, so अगर हम इसको solve कर रहे हैं, this should give me 0.0058 into 1.67 into 10 raised to the power minus 27 into 3 into 10 raised to the power 8 into 3 into 10 raised to the power 8. And this energy will be in joules. ये सारी की सारी एनर्जी मेरे पास आ जाएगी joules में. And now if you do this calculation, हम, और अगर मैं ये सारी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास joules में एक आंसर आ जाएगा. फिर अब तुम इसको कर लेना, ठीक है? सो आफ्टर द क्लास यू कैन ट्राई दिस आउट. तुम जूल्स में ये कैलकुलेशन करोगे तो जूल्स में आंसर आ जाएगा. फिर उसके बाद इफ यू डिवाइड दिस, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे ना बाय 1.6, ये जो ऊपर मैंने वैल्यू लिखी है, बाय 1.6 into 10 raised to the power minus 19, तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. मैं सीधा तुमको आंसर लिख के दे रहा हूं. माय आंसर वुड बी 428.0000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज व्हाट माय एनर्जी वुड बी. अगर तुम इसको सॉल्व करके देखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी आएगी. या फिर एक काम करते हैं, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लेते हैं. लेट्स डिवाइड दिस विद 10 raised to the power 6, that means 10 lakhs. So this should give you 4.28 mega electron volt, right? If you do this calculation, तो तुम्हारा इतना आंसर आ जाएगा. इसको ट्राई कर लेना आफ्टर द क्लास, those of you who didn't get the answer. और अगर फिर भी ना आया, then we can see how to do this. Okay, just take a while, note it down. मास डिफेक्ट आना चाहिए सबसे पहले. तो मास डिफेक्ट अगर सही आ गया 0.0058 AMU, फिर उसके बाद तो हमें सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर से. ठीक है जी. फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बी पार्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. और फिर उसके बाद हमको पता करना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम एटम. अब यूरेनियम में से थोरियम और अल्फा पार्टिकल निकल रहा था और बहुत सारी हीट भी निकल रही थी, लेकिन इन्होंने ये क्या पूछ लिया, हमारी टोटल एनर्जी कितनी निकल के आ गई, 4.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेकिन उसके बाद इन्होंने अजीब ही क्वेश्चन पूछ लिया, बोले कि जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ, या फिर जो थोरियम निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ. अब इसके बारे में तो हमको कुछ भी आइडिया नहीं है. तो हम क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं. यूरेनियम is 92,238, alpha particle is 24, thorium is 19 and 234. और यहाँ पे मेरे पास एनर्जी निकलती है बहुत सारी, and this energy was how much, 4.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब अपना दूसरा वाला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं. द क्वेश्चन इज फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम पार्टिकल. चलो जी, पहले तो एक चीज बताओ मेरे को, मान लो ये अल्फा पार्टिकल है. काइनेटिक एनर्जी की बात करने से पहले मैं मोमेंटम की बात करना चाहता हूं. मान लो ये मेरे पास यूरेनियम का न्यूक्लियस है, यूरेनियम 92 न्यूक्लियस,
और इसका मास नंबर इज 238। मान लो ये न्यूक्लियस है, इसने अगर अल्फा पार्टिकल एमिट किया, यहां से अल्फा पार्टिकल मान लो इसने एमिट कर दिया, ऐसे छोड़ दिया अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल जो है अगर इस डायरेक्शन में गया, अल्फा पार्टिकल अगर राइट की तरफ गया, तो थोड़ा सा ये जो थोरियम बच, अब यूरेनियम तो बचा ही नहीं, जब अल्फा पार्टिकल निकल गया तब ये थोरियम बच गया। तो ये जो थोरियम है, मान लो अल्फा पार्टिकल ऐसे राइट की तरफ शूट हुआ, निकल के बाहर गया, तो थोड़ा सा ये थोरियम एटम पीछे आएगा। गन में हमारी यही तो होता है ना, जो हमारी गन होती है, जो हम शूटिंग करने जाते हैं ना मेले में, जो बलून्स फोड़ने होते हैं, तो उसमें तुमने देखा होगा जब तुम उसको शूट करते हो तो एकदम से वो धक्का मारती है गन तुमको पीछे। और गन पीछे धक्का क्यों मार रही है यार, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन हमने 11th क्लास में पढ़ा था कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब यूरेनियम पार्टिकल अभी रेस्ट पे है तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, P विल बी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास तो इसका बहुत ज्यादा है यूरेनियम का 238, लेकिन वेलोसिटी इसकी जीरो है, मतलब कि मोमेंटम होगा इसका जीरो। फिर उसके बाद जब रेडियो एक्टिविटी हुई तो अल्फा पार्टिकल निकला आगे की तरफ, तो ऑब्वियसली मेरे को पता चल रहा है कि थोरियम आएगा पीछे की तरफ, और इन दोनों का जो मोमेंटम होगा वो भी सेम होगा। सो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल वुड बी, momentum of alpha particle would be mass of alpha particle, mass of alpha particle is 4 amu multiplied by velocity of alpha particle, राइट वाली डायरेक्शन में। और लेफ्ट वाली डायरेक्शन में कौन आएगा हमारे पास, जो बच गया थोरियम, वो इतना ज्यादा नहीं आएगा, वो धीरे से आएगा, क्योंकि उसका मोमेंटम कितना थोरियम का सेम ही होगा जितना अल्फा पार्टिकल का है। एंड this would be mass of thorium which is equal to 234 amu multiplied by velocity of thorium। क्या हो रहा है, ये पहले मोमेंटम जीरो था तो बाद में भी टोटल मोमेंटम जीरो होगा, मतलब कि जो राइट की तरफ मोमेंटम है वही लेफ्ट की तरफ मोमेंटम होगा, ताकि ये दोनों आपस में कट जाएं। 11th क्लास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि फोर्स कोई बाहर से नहीं लगी, बाहर से फोर्स नहीं लग रही, अंदर से फटा है भाई ये। याद है ना वो प्रोजेक्टाइल हम छोड़ते थे, एक बॉम्ब है, हवा में फट गया बॉम्ब, तो उसका एक पार्ट ऊपर जा रहा है, एक पार्ट नीचे जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है, बताओ चौथा पार्ट कहाँ जाएगा। हम लगाते थे वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी अंदर से फटा है, बाहर से किसी चीज ने कोई फोर्स नहीं लगाई, अंदर से फटा है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। एंड व्हाट इज फोर्स एक्सटर्नल, फोर्स एक्सटर्नल इज rate of change of momentum, rate of change of momentum is zero, that means अगर पहले momentum zero तो बाद में भी momentum zero। तो बाद में मोमेंटम किस पार्टिकल्स की वजह से है, थोरियम जो कि लेफ्ट में जाएगा और अल्फा पार्टिकल जो कि राइट में जाएगा। एग्जांपल है, जस्ट एग्जांपल है, हो सकता है अल्फा पार्टिकल इधर निकल जाता, हो सकता है अल्फा पार्टिकल कहीं भी जा सकता था। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि अल्फा पार्टिकल का मास बहुत छोटा है और थोरियम का मास बहुत ज्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। अल्फा पार्टिकल बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ शूट करेगा उधर की तरफ, और थोरियम जो है वो रिलेटिवली कम वेलोसिटी के साथ शूट करेगा। ये जस्ट रिकॉइल होगा, जैसे थोड़ी सी गन पीछे आ जाती है ना, ऐसे ये थोड़ा सा रिकॉइल होगा थोरियम, लेकिन वो ऐसे शूट करके जाएगा। हम इनकी रेशो भी निकाल सकते हैं। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल टू वेलोसिटी ऑफ थोरियम, तो वेलोसिटी ऑफ थोरियम को उधर लेके जा रहा हूं, दिस शुड गिव मी 234 डिवाइडेड बाय 4, this should be equal to 5, and then we have 8, and then we have 58.5, 58.5 टाइम्स ज्यादा वेलोसिटी के साथ अल्फा पार्टिकल शूट करेगा उधर की तरफ। ठीक है जी, ऑल गुड, प्लीज टेक अ मिनट। दिस इज लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन radioactivity. This is law of conservation of momentum in radioactivity. Please take a minute, note it down. इसको लिख लो इसको, ठीक है। Okay. No, 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 no.
How do I put it on? Yeah. Just take a minute, note it down. फिर उसके बाद हम अपना पहले वाला क्वेश्चन करते हैं. पहले वाला क्वेश्चन याद है अपना? हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी थोरियम की और अल्फा पार्टिकल की. वो काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखेंगे अब. ओके. ऑलराइट, अगला जो हमारा क्वेश्चन था, सो दिस क्वेश्चन वाज, एक बार मैं तुमको क्वेश्चन दोबारा दिखा दूं. अपना क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल के दिखाओ या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम पार्टिकल निकाल के दिखाओ. अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो भी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो भी होगी वो हमको निकालनी है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम निकालना है हमको. लेकिन हमको एक चीज पता है कि टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है, 4.28. यही तो एनर्जी है ना जो इनको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. और कोई तो एनर्जी बन नहीं रही थी. जब साइंटिस्ट ने देखा कि भाई यूरेनियम फट रहा है ऐसे, तो रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो लेकिन जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत ही स्पीड के साथ शूट अप हो रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है पता नहीं कहां से. हम्म? तो हम देख रहे थे कि इनके पास बहुत सारी एनर्जी आ रही है, और एनर्जी है कितनी, 4.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि Q इज द टोटल एनर्जी. अब हमें चेक करना है ये जो टोटल क्यू एनर्जी निकली है ये किस रेशो में डिवाइड होगी. अल्फा पार्टिकल को कितनी मिलेगी, अल्फा पार्टिकल को प्रोबेबली हाफ मिल जाएगी. थोरियम को प्रोबेबिलिटी थोड़ा थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी क्योंकि ये बड़ा है, मास ज्यादा होगा, या फिर इसको थोड़ी सी ज्यादा मिल सकती है. अब हम उसका एनालिसिस करेंगे कि ये जो टोटल एनर्जी मिल गई है हमको रेडियो एक्टिव रिएक्शन में, वो किस रेशो में मिलेगी अल्फा पार्टिकल और थोरियम को. पहली एक चीज हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो टोटल एनर्जी हमको मिली है ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज हो जाएगी. एक तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और एक थोरियम की काइनेटिक एनर्जी में. इस तरीके से ये यूज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी. और इसको काइनेटिक एनर्जी को हम और क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली 1/2 m ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर. And kinetic energy of thorium is equal to 1/2 into mass of thorium and velocity of thorium का whole square. ये सब आसान है, ठीक है, बच्चों वाला काम कर रहे हैं हम. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है हमने. अब मैं एक और चीज करना चाहता हूं यहाँ पे. यू नो व्हाट, दोनों का मोमेंटम सेम है. यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. ये मास हो गया, इसका वेलोसिटी होगी, मास हो गया, वेलोसिटी होगी, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं मेरे पास. एक काम करें, दोनों का मोमेंटम सेम है, अल्फा पार्टिकल थोरियम का मोमेंटम सेम है. कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि भाई दोनों का मोमेंटम आ जाए, यहाँ पे भी पी ऑफ अल्फा आ जाए, यहाँ पे भी पी ऑफ थोरियम आ जाए. तो क्या कर सकते हैं हम, एनी आइडियाज? 1/2, दिस इज मास ऑफ अल्फा इंटू वी स्क्वायर. यहां पे मैं मास के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं और मास के साथ डिवाइड कर देता हूं. मास ऑफ अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ अल्फा के साथ डिवाइड कर दिया. ऐसा करने से हुआ क्या, जो ऊपर वाली टर्म है वो क्या बन गई, मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर. मोमेंटम ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर. अब मैं इसको मोमेंटम ऑफ अल्फा नहीं लिख रहा, सीधा मोमेंटम का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, बिकॉज दोनों का सेम ही है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. एंड सिमिलरली यहां पे हम क्या करेंगे, 1/2 mass of thorium into velocity का whole square multiply by mass of thorium and divide by mass of thorium. This should give you 1/2 into momentum square upon mass of thorium. इससे पहले कि हम आगे की कैलकुलेशन करें, एक बार मेरे को थम्स अप दोगे, समझ आ रहा है सब कुछ?
ऑलराइट, अदर्स? ऑलराइट, ठीक है जी, सबको आ रहा है, ठीक है। ठीक है जी, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें से कुछ सामान कॉमन निकाल लेते हैं हम। क्या क्या कॉमन निकालें, एक काम करते हैं। ओके, यहां पे आएगा 2, और ये हाफ दोनों में से कॉमन निकलेगा। हाफ कॉमन निकाल के ले जाते हैं ऊपर, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 2q इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को भी मैं कॉमन निकाल रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन मास ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन मास ऑफ थोरियम। ठीक है जी, समझ आ रहा होगा सब। ये हाफ कॉमन लिया, दूसरी साइड लेके 2q, ऊपर से पी स्क्वायर बाहर निकाल दिया, 1 बाय एम अल्फा प्लस 1 बाय एम थोरियम। एलसीएम ले लेते हैं प्रॉपर। 2q इज इक्वल टू पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इनका एलसीएम लेके मेरे पास क्या आ जाएगा ऊपर, मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ थोरियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा इनटू मास ऑफ थोरियम। ये जो नीचे मास ऑफ अल्फा इंटू मास ऑफ थोरियम आ गया, इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूं। बेसिकली ये सारी टर्म को मैं दूसरी साइड ले जाता हूं, तो मेरे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q इंटू मास ऑफ अल्फा इंटू मास ऑफ थोरियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ थोरियम। ये वैल्यू आ गई मेरे पास पी स्क्वायर की। अब तुम सोच रहे होगे कि यार पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के हमने क्या उखाड़ दिया। अब तुम देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बड़े आराम से आ जाएगी। हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ना। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ m v square, v of alpha, which is also equal to half into p square divided by mass of alpha particle. हाफ p square divided by mass of alpha particle, और p square की वैल्यू तुमको यहां से मिल गई है। दिस इज इक्वल टू हाफ into p square is 2q mass of alpha into mass of thorium divided by mass of alpha plus mass of thorium। ये हो गया हाफ पी स्क्वायर, और नीचे और क्या है मेरे पास, मास ऑफ अल्फा। देखते हैं क्या क्या कट सकता है यहाँ पे। सो ये मास ऑफ अल्फा goes away with mass of alpha, 2 goes away with the other two, and we are left with kinetic energy of alpha particle is q times mass of thorium divided by mass of alpha plus mass of thorium. This is the kinetic energy of alpha particle. टोटल Q थी, Q में से मेरे को कितना मिला है, मास ऑफ थोरियम डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ बोथ ऑफ देम। इसी तरीके से अगर तुम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम निकालने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम शुड बी इक्वल टू Q multiplied by mass of alpha particle divided by mass of alpha particle plus mass of thorium। और इसी इक्वेशन को यूज करके अब हम अपना न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें हमारे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। लेकिन उससे पहले एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास, पूरे 3 मिनट है। एक बार अच्छे से इसको नोट कर लो, ठीक है जी। एंड प्लीज लेट मी नो इफ देयर आर एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजंस, एनीथिंग।
ओके, वेरी गुड रिधिमा। जिसने नोट कर लिया प्लीज मेरे को थम्स अप दे देना। अगर सबका थम्स अप आ गया तो मैं स्क्रीन स्विच कर दूंगा। देन यू कैन ट्राई द अदर क्वेश्चन। ओके, काशिश, प्रिशा, रिधिमा। ओके, वेयर इज दिस गाय? Not joined. All right, Yashvi. Okay, Twinkle, जब तुम्हारा thumbs up आ जाएगा, I'll switch the screen. Okay, everybody's looking at Twinkle's screen. Twinkle, twinkle, are you a little star? Boom, boom. Chalo ji, I believe she's not around. Okay, let's switch. And our question was this. हमें करना है इसका B part. और वो B part है, अब हमको फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की और काइनेटिक एनर्जी थोरियम की। और फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे पड़ा है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है? टोटल का कुछ परसेंटेज अल्फा पार्टिकल को मिलता है, कुछ परसेंटेज मिलता है थोरियम को। प्लीज ट्राई दिस वंस अगेन, यू हैव 3 minutes. Okay, that's a new tablet that I have, so I'll take my own sweet time to get used to of this. And please give me a thumbs up. हो गया किसी का तो? Unmute करके just shout out the answer. Sir, is 4.2080 the answer? 4.2080 is the answer for kinetic energy of what? Alpha particle. Okay, can you repeat that once Sir, again, Prisha? alpha particle. 4 point 4.2080. 2080 4.2080 टोटल एनर्जी अपने पास कितनी थी? 4.28 ना? हाँ जी. चलो जी, देखते हैं, एक बार कैलकुलेट करते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर, यू विल हैव टू हेल्प मी आउट विद दिस कि कैलकुलेशन इसकी कैसे करें। ओके, सो वी हैव 20 मोर सेकंड्स, प्लीज ट्राई दिस एवरीवन, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ओके, सो 5 4 3 2 1 एंड सैडली ओनली वन आंसर। चलो जी, टोटल एनर्जी हमने निकाल ली है 4.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी दो पार्ट्स में बंटेगी। एक तो ये मिलेगी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को, और एक एनर्जी मिलेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम को। दो पार्ट्स में ये एनर्जी मेरी बंटेगी। पहले हम एक का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। मान लो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की आ गई x, अगर इसकी x आ गई तो उसके बाद थोरियम की तो हम निकाल ही लेंगे 4.28 माइनस x करके, सिंपल इनफ। तो हम
आसानी से निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड आई नो द फॉर्मूला फॉर दिस इज, फॉर्मूला हमारा कहां पे है? एनीवन? This is the formula. Kinetic energy of alpha particle should be equal to total energy into mass of thorium divided by the total mass. So this is total energy 4.28 into mass of thorium, which is equal to, so how much is the mass of thorium? 234.043 divided by total mass. Total mass is equal to 234, that means thorium ka mass, 234 divided 0.043 plus alpha particle ka mass, which is 4.002. This should be equal to 4.28 multiplied by 234.043 divided by 234 plus 4 is equal to 238 point. So now we have 0.043 plus 0.04, 0.002, which gives me 0.045. 0.045. I believe you cannot do this with your general mathematics skills. तो इसके लिए तुमको हो सकता है calculator use करना पड़े. So this is 4.28 multiplied by 234.043 divided by 238.045. Anyone with a calculator? किसी के phone में है? Let me try if I have one. Yes. Okay, so I'm trying this 4.28 multiplied by 234.043 gives me 1001.70, whatever, the big number, divided by 238.045 gives me 4.2080. Absolutely correct, Prisha. Wonderful. So, Sir, Anji, the only thing is, what if we're given this an exam? We can't use calculator then, yes, 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 and yes. it will take a Yes. lot of time to calculate. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. We'll be looking at it कि अगर हमको ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये कैसे करना है, उसकी अभी हम ट्रिक सीखेंगे थोड़ी देर में, शायद आज की क्लास में नहीं सीखेंगे, 8:30 हो गए, लेकिन विल जस्ट सी कि अगर एक्चुअली में मेरे को ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उसके बाद कैलकुलेटर तो नहीं होंगे IIT JEE में, तो फिर उसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. So we will just look at it, don't worry about it. So this is 4.2080 mega electron volt. This is the kinetic energy of alpha particle. और उसके बाद kinetic energy of thorium is just the subtraction of it. So the total energy was 4.2800 minus 4.2080. So this should give you 0 point, and then you can do this calculation. Whatever this energy is, this is the energy of the thorium particle. Oh, okay. तुमको नहीं दिख रहा था ना? किसी ने बताया नहीं मेरे को? Yeah. All right. So this was all in today's class. और हम इसको कल देखेंगे प्रिशा कि अगर ये वाला क्वेश्चन हमको पेपर में पूछ लिया गया तो हम एक्चुअली में इसको कैसे करेंगे. तो मैं एक बेसिक सी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं मैं, ठीक है. अब ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जा सकता है, तुम्हें एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक तुम्हें सिंपल सी मैं ट्रिक बताता हूँ, हम कल और ट्रिक्स देखेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज क्या है कि मान लो किसी केस में मेरा मास डिफेक्ट आ गया 1 AMU. If my mass defect is 1 AMU, अब तुम देखो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रही थी. ये जो पहला भी हमने कैलकुलेट किया ना 4.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने तुमको सीधा सीधा आंसर बता दिया, मैंने भी कैलकुलेशन की नहीं तुम्हारे सामने, मतलब कि मुझसे भी कैलकुलेशन ये वाली हो नहीं रही थी, राइट. तो एक छोटी सी ट्रिक मैं तुमको बताता हूँ. 1 AMU, अगर मास डिफेक्ट इज 1 AMU, then energy because of this mass defect will be equal to how much? 1 AMU into c square.
which means 1 AMU is 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kgs multiplied by 3 into 10 raised to the power 8 into 3 into 10 raised to the power 8. This energy, जो भी ये एनर्जी आएगी ये जूल में आएगी, और इस जूल को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. वो हम कैसे करेंगे कन्वर्ट? बाय डिवाइडिंग दिस विद 1.6 into 10 raised to the power minus 19. अब ये वाला काम अगर हम हर बार क्वेश्चन में करने लगे, मान लो IIT JEE में ये क्वेश्चन आ गया और मैंने ये वाली चीज करके अगर आंसर को निकाल भी दिया, तो भी मेरा बहुत सारा टाइम लग जाएगा, मेरे 3-4 मिनट इसमें निकल जाएंगे, और मतलब विच इज नॉट अ वेरी वाइज ऑप्शन. लेकिन आई कैन जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू. अगर एक AMU मेरे पास मास डिफेक्ट आता है, then energy produced because of this one AMU is equal to 900. चलो एक बार सॉल्व करके देखें. मैं तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू भी बता देता हूं, एक बार इसको सॉल्व भी कर लेते हैं कि मान लो हमें करना ही पड़ गया, मान लो ये हम नंबर भी भूल गए, तो अगर हमको करना ही पड़ गया एग्जाम में कि ये कितना होता है. सो दिस इज 1 AMU 1.6 into 10 raised to power minus 27. 1 AMU की इतनी वैल्यू होती है kg में, into c square divided by this. This answer will be in electron volt. इसको करके देखें. This should be 10 raised to the power 8, 10 raised to the power 8. Together it should give me 10 raised to the power 16. और 10 raised to the power 16 plus 10 raised to the power 19, जो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना. So 10 raised to the power 16 plus 10 raised to the power 19. How much is this? 16 plus 19, 26, 36, 35. So this is 10 raised to the power 35. This is 10 raised to the power minus 27. So 10 raised to the power minus 27 and 10 raised to the power 35. This should give me 10 raised to the power 8. यहां तक आ गया मेरा 10 raised to the power 8. This is 1.6, 1.6. And this should give me, actually मैं ये 1.6 और 1.6 को ऐसे हमको नहीं काटना चाहिए. This is 1.6. पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं हम इसकी, ठीक है, ताकि कोई भी हमें ऐसा ना लगे कि अप्रोक्सीमेशन हमने किया. This exact value is 1.67. 1.67, 1.6. और हमारा अभी फाइनली कितना बच गया? 1.67 multiplied by 3 times 3 is equal to 9 into 10 raised to the power 8 divided by 1.6. So this is basically 16.7 divided by 16. 16.7 divided by 16, which is equal to 1.070 आ जाएगा 4. ये मेरे पास काट के बन जाएगा 1.04. So this should be equal to 1.04 into 9 into 10 raised to the power 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी आ गई मेरे पास एक AMU मास डिफेक्ट से, which is further equal to, इसको सॉल्व करें आगे, 9 4s are 36. So this gives me 9.36 into 10 raised to the power 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां से 100 निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि ये बच जाएगा 10 raised to the power 6. So this should give me 936 into 10 raised to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 10 raised to the power 6 को मैं मेगा लिख लेता हूं. This should give me 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब एक AMU का मास डिफेक्ट मेरे को एनर्जी देता है 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रिसाइज नहीं की है. अगर इसके बाद का अगर हम नेक्स्ट टर्म लेते ना, तो हमें पता चलता कि ये जो कैलकुलेशन हमने थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन कहीं ना कहीं पे किया होगा. दिस वैल्यू इज एक्चुअली 931. तो जो हमको याद रखनी है वैल्यू, दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. we might have done some approximation, मेरे को नहीं दिख रही है हमने कहाँ पे किया, बट 1 AMU से जो एनर्जी आती है, दिस इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब मान लो तुमको कोई भी क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, तुम्हें कुछ भी दे दिया कि x के पास पहले मास वाज 8.004 AMU,
फिर उसके बाद जब y और अल्फा बने, इनका टुगेदर मास बनता था 8.002 AMU। अब देखने में ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर मैं तुमको एनर्जी पूछ लूं कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बचा। तुम देखोगे मास डिफेक्ट कितना है, मास डिफेक्ट इज 8.004 minus 8.002 which is equal to 0.002 AMU। अब इससे एनर्जी कैसे निकालेंगे? तुमको पता है एक AMU से कितनी एनर्जी निकलती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने AMU से कितनी एनर्जी निकलेगी? 0.002 into 931 mega electron volt, and this should give you 1.862 mega electron volt. But this is one of the tricks how we do calculation. इसी तरीके से और बहुत सारी tricks हैं और calculation के कुछ tips हैं जो कि हम सीखेंगे over the classes and also in this chapter when the questions come across. All right, girls, that was all from my side. Sir, आज की हाँ जी just a second, can I just note it down? हाँ जी, please 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 take your time. You can take your time and just disconnect, right? That was all from my side for this class. If there are any questions, doubts, please WhatsApp me or you can send across to me through any medium. You can please note this down and disconnect all of you. Bye.